हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ लिया था और हमने मॉलिक्यूल शुरू किया था और हमने कहा था आपसे कि मॉलिक्यूल और एटम में सिर्फ एक डिफरेंस है बेसिक, कि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर उसके बाद हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। क्यों पढ़ा था? क्योंकि जब भी दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए जो रूल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड रूल थे, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व थे और उन्हीं रूल्स के बेसिस पे मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, उसमें हमने 5 रूल पढ़े थे। अब हम लोग जैसे एटम के केस में एटॉमिक मास पढ़े थे, एवरेज एटॉमिक मास पढ़े थे, मास ऑफ वन एटम पढ़े थे, फिर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना इन अ गिवन मास। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी उसी के पैरेलल चलेंगी। ठीक है, तो हमने कहा था कि मॉलिक्यूल जो है व्हेन एटम्स of different element combined, molecule is formed. जब डिफरेंट एटम एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइंड करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे हम लोग सिंपल से चलें, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का एक एटम फिर हाइड्रोजन के दूसरे एटम से कंबाइंड करेगा तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा। अब हाइड्रोजन आप मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं या ज़्यादा सही तो इसको कहा जाए तो ये एलिमेंट होता है। कुछ गैसें होती हैं जो एलिमेंटल फॉर्म में होती हैं। इसी तरह से अब देखो, इसमें हमको बेटा ना बिल्कुल समझ के चलना है कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। मान लो ये हाइड्रोजन एटम हमने आपको बताया था कि स्फेरिकल होता है, तो एक हाइड्रोजन का एटम ये है, एक हाइड्रोजन का एटम ये है और ये दोनों जब कंबाइन हुए, केमिकली कंबाइन हुए तो ये जो बना ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है। आपसे सिर्फ हाइड्रोजन कहा गया तो मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। एटम जब भी कहा जाएगा तो मेंशन होगा हाइड्रोजन एटम, सिर्फ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए हमने ऑक्सीजन का एक एटम लिया, इसको दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन किया तो जो बना O2 ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। सिमिलरली आपने एक हाइड्रोजन लिया, फिर एक ऑक्सीजन का एटम लिया, फिर एक हाइड्रोजन का एटम लिया तो जो मॉलिक्यूल बना वो H2O, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कार्बन लिया और 2 ऑक्सीजन के एटम लिए
तो ये CO2 का एक मॉलिक्यूल बना। हम बात करें दो हाइड्रोजन एटम, एक सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम जब आपस में केमिकली कंबाइंड होंगे तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, अच्छा देखो, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम यानी कि 2 एटम चाहिए, 2 एटम चाहिए। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए ऑक्सीजन के 2 एटम चाहिए। इसी तरह से ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, टोटल 3 एटम चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक कार्बन का एटम चाहिए, 2 ऑक्सीजन के एटम चाहिए, टोटल कितने चाहिए? 3 एटम। सिमिलरली H2SO4 के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम, एक सल्फर का एटम और 4 ऑक्सीजन के एटम, टोटल हो गए 7। तो किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को बनाना हमको है एक मॉलिक्यूल के बनाने में जितने एटम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यही नंबर ऑफ एटम इस मॉलिक्यूल की कहलाता है एटॉमिसिटी। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कैलकुलेशन में अगर आपको कहीं एटॉमिसिटी की जरूरत पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। CO2 के लिए 3 हो जाएगा, वाटर के लिए 3 हो जाएगा, ग्लूकोज के लिए C6H12O6 कितना हो जाएगा बेटा एटॉमिसिटी इसकी? ग्लूकोज का ये आपके सामने जो लिखा ना, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। और इस एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कार्बन के 6 एटम की रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन के 12 एटम की रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन के 6 एटम की रिक्वायरमेंट है। 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे से केमिकली कंबाइन करेंगे तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा। और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को बनाने में टोटल 6 + 12 + 6 यानी कि 24, तो इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 24। कैलकुलेशन में आगे काम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट आपस में कंबाइंड करेंगे और दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जितने कंपाउंड हैं, जितने मॉलिक्यूल हैं, वो बनेंगे। ये कुछ इसी तरह से है बेटा, जैसे हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में A to Z ये 26 लेटर हैं और यही 26 लेटर मिलके हमारी डिक्शनरी में जितने वर्ड हैं वही बनाते हैं। तो उसी तरह से 118
एलिमेंट ये केमिस्ट्री वर्ड के या केमिकल वर्ड के ये अल्फ़ाबेट हो गए और इन्हीं अल्फ़ाबेट से पूरा केमिकल वर्ड बना हुआ है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करें तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जैसे CO2 है, तो हमने पढ़ा था ना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो CO2 अब किसी भी मेथड से बनाया गया हो या किसी भी सोर्स से इसको पाया गया हो, इसमें कार्बन का एक एटम होगा, ये डेफिनिट है। ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे, ये भी डेफिनिट है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में आपने किसी भी सोर्स से बनाया कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज किया तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, तो उसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के ही एटम होंगे, इसके अलावा और कोई एटम नहीं होगा। और इन एटम्स का जो रेशियो होगा वो हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे, सल्फर का 1 एटम होगा और ऑक्सीजन के 4 एटम होंगे। तो इस तरह से हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं। कुछ एक और, जैसे मान लीजिए अमोनिया है, तो अमोनिया बनाने के लिए हमको नाइट्रोजन 1 चाहिए प्लस 3 हाइड्रोजन के एटम चाहिए। मीथेन है, तो मीथेन के लिए हमें 1 कार्बन का एटम चाहिए और 4 हाइड्रोजन के एटम चाहिए। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसके लिए 1 कैल्शियम का एटम चाहिए, 1 कार्बन का चाहिए और 3 ऑक्सीजन एटम चाहिए। तो बाकी जितने भी हैं सब हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि 2 या 2 से अधिक डिफरेंट एलिमेंट के एटम जब कंबाइन होंगे केमिकली तो मॉलिक्यूल बनेगा, और एक मॉलिक्यूल बनाने में जितने एटम्स इन्वॉल्व होंगे वो नंबर ऑफ एटम इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहलाएगी। ठीक है, अब आपको ये पता है बेटा कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास, जैसे यहाँ पे हम कहें हाइड्रोजन के एक एटम का मास इसके एटॉमिक मास के साथ AMU ऐड करके यानी कि 1 AMU होता है, और दूसरे हाइड्रोजन के एक एटम का मास भी 1 AMU होगा। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU होता है और दूसरे वाले ऑक्सीजन का भी 16 AMU हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU और हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU होगा। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU और 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा बेटा 16 AMU। ऐसे ही यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU और है कितने 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 4 इंटू 16। तो किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सारे एटम्स के एक एक एटम का मास या नंबर ऑफ एटम जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये काम कर सकते हैं तो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बना रहे हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब ये हुआ
कि इन दोनों का जो टोटल मास होगा वही इसके मास के बराबर होगा। यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो 1 + 1 यानी कि 2 AMU हो जाएगा। सिमिलरली एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो मास होगा 16 + 16 यानी कि 32 AMU हो जाएगा। वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास होगा 1 + 16 + 1 यानी कि 18 AMU हो जाए। हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये मिलके ये बनाता है, इनके एक एक का मास हमको पता है तो टोटल मास निकाल लेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मास न क्रिएट हो सकता है न डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये कंप्लीटली यूज होके ये बना रहे हैं तो इसका मास इनके मास के सन के बराबर होगा। ठीक है। CO2 का कितना हो जाएगा 12 + 2 × 16 ये हो जाएगा 44 AMU। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का आप निकालोगे तो हाइड्रोजन का एक है कितने 2 तो × 2 प्लस सल्फर 1 का मास होता है 32। अब तो ये आपको याद ही हो गया होगा। प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 है कितने 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 98 AMU। ठीक है। ग्लूकोज का आप निकालेंगे तो ग्लूकोज का कैसे निकालेंगे, कार्बन है 12 कितने हैं 6 तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन एक है कितने 12 तो 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन 16 है कितने 6 तो 16 × 6 टोटल ऐड किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दिया ये आ जाएगा 180 AMU। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जब ये एटम्स थे तो आपके पास जो भी 118 एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स के एक एटम का मास आप आसानी से बता सकते हो और इन्हीं 118 एलिमेंट्स के मिलने से कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे आप किसी भी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का मास बता सकते हो। ठीक है। चलो तो ये तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग जरा बात कर लें कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। देखो बेटा उसी के जैसे एटम में हमने सारी चीजें पढ़ी थी उसी के एनालॉगस यहाँ पे भी सारी चीजें चलेंगी। तो पहला चीज हो गया मॉलिक्यूलर मास। जैसे एटॉमिक मास मास नहीं था प्योर नंबर था वैसे ही मॉलिक्यूलर मास भी मास नहीं है एक नंबर है। एटॉमिक मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे बेटा, एटॉमिक मास अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास आप लेते थे मास ऑफ वन एटम, जिस एलिमेंट के एटॉमिक मास निकालने थे उस एलिमेंट के एक एटम का मास लेते थे और उसको डिवाइड कर देते थे 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। और इसी चीज को हमने डिफाइन किया था AMU था। तो एटॉमिक मास बन जाएगा मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय 1 AMU। तो ये हो जाता था
एटॉमिक मास। ठीक है, अब एटॉमिक मास ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है, तो मास यहाँ जो यूनिट होगी यहाँ पे भी वही यूनिट होगी, तो मास की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एटॉमिक मास हमने पढ़ा था कि ये यूनिट लेस होता है। इसी तरह से बिल्कुल इसी के हिसाब से हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी डिफाइन करेंगे, और ये होगा मॉलिक्यूलर मास। ये करेंगे जिस भी मॉलिक्यूल का हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, हम उसका ले लेंगे एक मॉलिक्यूल का मास। ये हो जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को हम लोग डिवाइड कर देंगे 1 AMU से, तो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, और इसको भी हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, वही जो हमने आपको बताया था बैलेंस वाला तरीका। हमने कहा था कि आपके अपने मास को पता करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, जिसका भी मास पता करना होता है उसको एक तरफ रख देते हैं, और दूसरी तरफ मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट हमने बनाई थी 1 kg, उसको रखते चले जाते हैं, और जब ये बैलेंस हो जाता है तो जितने ब्लॉक रखे होते हैं उतना ही इसका मास हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा 60 है, तो ऐसे 1 kg के हमको 60 ब्लॉक्स रखने पड़ेंगे, तो और 60 ब्लॉक्स जैसे आपने रखे तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो आप बता देंगे कि आपका जो मास है वो 60 है। ठीक है, इसी तरह से मॉलिक्यूल का निकालना है, जैसे हमको वाटर का निकालना है, तो हम वाटर का एक मॉलिक्यूल इधर रखें, वाटर का एक मॉलिक्यूल रखें, और AMU अब स्टैंडर्ड यूनिट है, तो AMU का 1 रखा, एक ब्लॉक रखा, बैलेंस नहीं हुआ, दूसरा रखा नहीं हुआ, तीसरा रखा नहीं हुआ, जब हम 18 रख देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह देंगे कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है कितना है, 18 है। ठीक है, एटॉमिक मास के केस में आपको ये नंबर याद रखने थे, मॉलिक्यूलर मास के केस में आपको ये नंबर याद नहीं रखने हैं, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो भी आपने मॉलिक्यूल बनाया है, इस मॉलिक्यूल को बनाने में जो भी एटम्स इन्वॉल्व हुए हैं, इन एटम्स के एटॉमिक मास का समेशन कर देंगे, सम कर देंगे, तो बनने वाले मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे वाटर के लिए कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ एक दिक्कतें आती हैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में। मॉलिक्यूलर मास होगा समेशन ऑफ एटॉमिक मास। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास का समेशन हो जाएगा। जैसे CO2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो एटम्स कार्बन है 12 × 1 + 2 × 60 आ गया 44। ठीक है, हाँ, कुछ एक जगह पे हमको दिक्कत हो सकती है, वो आप समझ लीजिए। जैसे हम आपसे कहें, जिप्सम आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, CaSO4.2H2, या आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा होगा, CaSO4.2
H2O। या मैंने आपको ग्रीन विट्रियल, ब्लू विट्रियल और वाइट विट्रियल पढ़ाया था। FeSO4.7H2O, CuSO4.5H2O। फिर वाइट विट्रियल क्या था? ZnSO4.7H2O। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो कैसे निकालोगे? वही होगा समेशन ऑफ एटॉमिक मास। अब देखो इसका निकालने के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा? 1 इंटू कैल्शियम का कितना होता है? 40 प्लस सल्फर का 1 इंटू 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है 4 इंटू 16। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि डॉट, अब तक डॉट का मतलब जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि A डॉट B, तो डॉट का मतलब अब तक आप लोग लगाते थे मल्टीप्लिकेशन से। तो कुछ लोग यहाँ पे करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये चीज आपको जहां भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या इस तरह की चीजें हमने आपको बताया था कि इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो जहां पे डॉट वाली चीजें आएंगी तो आप अपने पुराने कन्वेंशन के हिसाब से जो आपने अब तक आपने सीखा है वो चीज आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा और ये 2 जो होगा ना, ये ब्रैकेट के बाहर है, ये 2 इन पूरे में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो प्लस 2 इंटू हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 16, ठीक है। सिमिलरली ये चीज आप यहां तक करते आएंगे, यहां तक क्या हो जाएगा? उसके बाद प्लस लिखेंगे 1/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 16, ठीक है। इसमें आप यहां तक करते आएंगे, डॉट के जगह पे प्लस रखेंगे, ये 7 बाहर आएगा ब्रैकेट के और ये सारी चीजें आ जाएंगी 1 इंटू 2 प्लस 16, ठीक है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। और एक बार आप ये होमवर्क भी है आपका कि आपको इनके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो अब आप किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको करके आंसर मुझे बताना है कि इनके मॉलिक्यूलर मास कितने आएंगे। और इनके साथ साथ मैं आपको कुछ और कंपाउंड दे रहा हूं। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग। ये कुछ मॉलिक्यूल्स मैं आपको बता रहा हूं, आपको इनके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट भी करने हैं और कुछ एक के आपको याद भी रखने हैं ताकि कैलकुलेशन में आपको याद ना करना पड़े। जैसे हम सिंपल से लेके चलते हैं, H2 सेकेंड, O2 थर्ड, H2O फोर्थ, NH3 अमोनिया फिफ्थ, मीथेन फिर 6, CO 7,
CO2, ये सब करना है बेटा आपको, ये नहीं कि लिख के और छोड़ देना, ये सबके कैलकुलेट करके आपको बताने हैं। ठीक, CO2 हो गया, फिर HCl, फिर नेक्स्ट अपना नेक्स्ट करते जाना, HCl, H2SO4, नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। इसके अलावा यूरिया NH2CONH2, ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11, ठीक है। इसके अलावा जो हमने अभी आपको बताए थे, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लू विट्रियल, ग्रीन विट्रियल, व्हाइट विट्रियल, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इन मॉलिक्यूल का आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने आपको सिखाई दिया है कि एक मॉलिक्यूल का मास हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कोई भी मॉलिक्यूल है तो वो एटम से मिलके बना होगा, तो जो भी एटम्स इन्वॉल्व हैं सारे एटम्स के मास का समेशन कर लेंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। या आप सिंपली मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालिए और फार्मूले से यूज कर लीजिए। हमने कहा था कि मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला क्या होगा? मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लेंगे, डिवाइडेड बाई 1 AMU, ठीक है। तो इस फार्मूले से अगर हमको एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है उसके एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर मास इनटू MU हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 AMU। अभी हमने कहा था कि मॉलिक्यूलर मास एक नंबर होता है, किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास और 1 मल्टीप्लाई हो गया, बच क्या गया? AMU। तो किसी भी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का मास उसके मॉलिक्यूलर मास इनटू AMU के बराबर होता है, और वही चीज हम लोगों ने पहले ही कहा था, ठीक। अब कुछ मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे मान लो हमने H2O लिया, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करें, कितना होगा? 18, ठीक है। H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 18 AMU। ये है मॉलिक्यूलर मास, और ये है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसमें AMU में। अब चाहे तो ग्राम में भी बता सकते हैं।
ग्राम में बता सकते हैं, आप चाहे तो केजी में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इसमें जितने भी एटम्स हैं सारे एटम्स के एटॉमिक मास का समेशन कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अमोनिया है, तो अमोनिया मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को बनाने में एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के एटम्स इन्वॉल्व हैं। तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास या एटॉमिक मास 14 होता है और 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की वजह से 3 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 17। तो 17 हो गया अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास। अब अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का मास तो कितना हो गया? 17 AMU। ठीक है, CO2 मॉलिक्यूलर मास 44 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास 44 AMU। ये बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है बेटा, जैसे हम लोग एटम में कहे थे कि आयरन का एटॉमिक मास 56 और एक आयरन एटम का मास 56 AMU। ठीक है, यहाँ पे एटम था तो एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम। इधर अभी हम लोग मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। बिल्कुल उसी के एनालॉगस हो रहा है। ठीक है, हम लोग बात करें कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का आप कैलकुलेट करोगे 40, 12 और 16 × 3 तो ये आ जाता है 100। कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? 100 AMU। आपको मॉलिक्यूलर मास में सिर्फ AMU ऐड करना है तो ये मॉलिक्यूलर मास कन्वर्ट हो जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल में। ठीक है, यूरिया की बात करो, NH2CO NH2, ये फार्मूला होता है यूरिया का। ठीक है, इसका आप कैलकुलेट करोगे तो 60 आएगा और यूरिया के एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा 60 AMU। ग्लूकोज का करोगे तो ये 180 आएगा, आप करना देखना, और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा 180 AMU। ठीक है, सुक्रोज का करोगे तो ये 342 AMU आएगा और सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा 342 AMU। ठीक है, और ये एक मॉलिक्यूल का मास आपने AMU में बताया है। अगर ग्राम में बताना है तो क्या करेंगे? हमको पता है बेटा ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है? बताओ क्या करते हैं? AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम लोग? बोल, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? बताओ। मल्टीप्लाई करते हैं कितने से? 1.66 × 10⁻⁻24 से। आपने 1.66 × 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो AMU कन्वर्ट हो जाता है ग्राम में। सिमिलरली AMU को अगर केजी में चेंज करना है तो क्या करते हैं? उसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं कितने से? 1.66 × 10⁻⁻, ग्राम में करने के लिए -24 से करते हैं, केजी में करने के लिए केजी और बड़ा हो गया 1000 टाइम तो कितना हो जाएगा? -27। ठीक है, तो ये कन्वर्जन होता है। अब इसी कन्वर्जन का यूज करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में कितना होगा तो क्या करेंगे? लिखा आपने वाटर,
H2O। एटम है मॉलिक्यूल, वाटर एक से ज्यादा एटम से मिलके बना है, तो एक से ज्यादा एटम से जो मिलके बनता है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो मॉलिक्यूल हो गया। अब मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। मॉलिक्यूलर मास कैसे होगा, कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का समेशन कर देंगे, हाइड्रोजन एक है कितने इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 1 और एक का एटॉमिक मास 16, तो ये आ गया 18। ठीक है, तो आपको जिस भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा तो उसमें जो एटम्स हैं उन एटम्स के एटॉमिक मास का समेशन कर दोगे, तरीका बता दिया, तो उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब इसी मॉलिक्यूलर मास के साथ आप एमयू जोड़ दोगे तो इस मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का मास आ गया। और अगर ग्राम में पूछा गया तो जो भी मॉलिक्यूलर मास है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से। ठीक है, अगर यही चीज आपसे केजी में पूछ ली जाए तो मॉलिक्यूलर मास इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, तो ये आ गया केजी। आपसे पूछा अमोनिया, तो अमोनिया में जो एटम्स हैं इनके एटॉमिक मास का समेशन करो, तो इसका आ गया मॉलिक्यूलर मास। इस मॉलिक्यूलर मास के साथ एमयू जोड़ दो तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और इसी मॉलिक्यूलर मास में आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से, तो ये आ गया एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में, और ये आ गया एक मॉलिक्यूल का मास केजी में। ठीक है, सिमिलरली CO2 समेशन ऑफ एटॉमिक मास 44, तो 44 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 44 AMU, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन ग्राम, तो 44 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन kg, मॉलिक्यूलर मास इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। क्लियर है, बोलो, कर सकते हो ना। किसी का भी निकालना है आपको, किसी भी मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का निकालना है, जब C6H12O6, पहले तो ये डिसाइड करो कि ग्लूकोज एटम की मॉलिक्यूल, एटम अकेला सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट होगा जिसके अंदर, ठीक है, इसमें क्या है, कार्बन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, तो जब दो या दो से अधिक एटम होंगे, डिसाइड हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। अब मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा, समेशन ऑफ एटॉमिक मास। समेशन करेंगे कैसे, पहले कौन सा एटम है, कार्बन, तो कार्बन के एक एटम का मतलब एटॉमिक मास कितना, 12 है, कितने 6, तो इंटू 6, प्लस दूसरा क्या है, हाइड्रोजन, कितना 1 है, कितने 12, तो इंटू 12, प्लस तीसरा क्या है, ऑक्सीजन 16 प्लस है कितने, सॉरी इंटू 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180, तो 180 हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूलर मास है इसमें AMU से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 180 AMU। ठीक है, अगर आपसे ग्राम में पूछा गया तो
तो फिर इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24, तो ये आ जाएगा ग्राम में, और केजी में पूछा जाएगा तो इंटू 10⁻⁻27, ये तो रहेगा। ठीक है, बोलो सही है। तो इस तरह से हम लोग अब कोई भी मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन AMU और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन केजी कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान सा है बेटा, ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी चीज बता दिया है, और मैक्सिमम इसमें तो आपको पहले से ही आता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब तक जो हमने पढ़ा है पहले दिन से लेके और अब तक है तो सभी काम का, बट इसमें दो चीजें हमने पढ़ी हैं, और वो दो चीजें आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अब इन्हीं दो चीजों से हमारा सारा आगे का काम होगा, और अगर ये दो चीजें आपके समझ में आ गई तो फिर आगे का हमारा मूल कॉन्सेप्ट आसान हो जाएगा। पहली चीज पढ़ी बेटा, चलो दो चीजें हमने पढ़ी हैं, और ये दो चीजों की ओरिजिन कहाँ से। हमने पढ़ना शुरू किया था केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में पढ़ा था मैटर, और सारा कुछ करने के बाद हमने ये कहा कि मैटर या तो एटम से मिलके बना होगा या मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। टाइप ऑफ एटम, ध्यान देना बेटा, एक होता है टाइप ऑफ एटम्स और एक है नंबर ऑफ एटम्स। आपसे पूछा गया है कि आज तक कितने टाइप ऑफ एटम डिस्कवर्ड हैं, तो टाइप ऑफ एटम मतलब एलिमेंट हो गया, तो ये हो गया 118। आज तक हमारे पास 118 टाइप ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है, और पूछे हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम्स आर डिस्कवर्ड, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया ना बेटा, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। तो मेन हमारा क्या है कि टिल टुडे 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है, और यही 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल कितने हैं, इनफाइनाइट हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे 26 लेटर A to Z हैं, और यही 26 मिलके इनफाइनाइट वर्ड जो डिक्शनरी में है वो बना रहे हैं। तो हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ना है, एटम्स और मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पहला है एटम्स, और टोटल 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट डिस्कवर्ड है। ठीक है, और जो भी 100 टाइप्स ऑफ एटम्स हैं सबका अपना एटॉमिक मास होगा, और ये एटॉमिक मास एक नंबर होगा जो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के एक एटम का मास कार्बन 12 के 1/12 से कितने टाइम्स ज़्यादा है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते चलें, मेरा बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सोडियम, तो इसका एटॉमिक मास होता है 23। अब ये 23 एक नंबर है जो ये बता रहा है कि सोडियम के एक एटम का मास कार्बन 12 के 1/12 के 23 टाइम्स ज़्यादा है। या इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि सोडियम के एक एटम का मास
1 AMU से 22 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, अब इस एटॉमिक मास के साथ आप AMU जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा मास ऑफ 1 एटम। मास ऑफ 1 एटम कैसे? आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 1 AMU से, तो ये बन गया मास ऑफ 1 एटम। ठीक, जैसे एटॉमिक मास सोडियम का 23 है, तो 23 AMU। अब ये सोडियम के एक एटम का मास हो गया, सोडियम के एक एटम का मास हो गया। फिर इसके बाद अगर इसी नंबर में आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 से, तो ये बन गया मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम। एक एटम का मास ग्राम में बन गया। ठीक है, और उसी में 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक एटम का मास केजी में आ जाएगा। तो जो भी 118 टाइप्स ऑफ एटम्स या 118 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक मास होगा और इस एटॉमिक मास को आपको याद रखना है, या क्वेश्चन में आपको ये गिवन होता है, तो बहुत हैक्टिक होंगे नहीं कि याद करना है। और इस नंबर के साथ AMU लगा दोगे तो एक एटम का मास AMU में हो जाएगा। उसमें 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक एटम का मास ग्राम में हो जाएगा, और 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक एटम का मास केजी में हो जाएगा। और अगर आपने एक एटम का मास AMU में, ग्राम में और केजी में कैलकुलेट कर लिया तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स के मास आप AMU, ग्राम और केजी में कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जितने का कैलकुलेट करना है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि गिवन मास में नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आएगी मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना है? इनफाइनाइट है। वही 118 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। अब कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, अब ये चीज आपको याद नहीं रखनी है। हाँ, ये अलग बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके पास टाइम की लिमिटेशन होती है, तो जो कॉमन है उनका याद रखेंगे ताकि हमको एग्जाम के टाइम में कैलकुलेट नहीं करना पड़े। अदरवाइज आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? समेशन ऑफ एटॉमिक मास, और जैसे एटॉमिक मास एक नंबर था वैसे मॉलिक्यूलर मास भी एक नंबर ही होगा। और ये नंबर भी यही बताता है कि किसी गिवन मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल का मास 1 AMU से कितने टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें हम लोग, ग्लूकोज ही ले लो, तो ग्लूकोज का निकालोगे 180 आ गया। अब ये 180 ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये 180 एक नंबर है। ये क्या बता रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास, जो स्टैंडर्ड यूनिट आपने AMU बनाई थी उससे 180 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, और फिर इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे, और इसी मॉलिक्यूलर मास में आप AMU से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन AMU। और इसी में अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 से, तो ये बन जाएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम। अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 से,
तो ये बन जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन केजी। ठीक है, तो पूरी केमिस्ट्री यही एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। एटम्स कुल 118 टाइप्स हैं, तो एक एटम का मास, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास आप एमयू में, ग्राम में और केजी में कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर इन्हीं एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना है तो उसका मॉलिक्यूलर मास समेशन आप एटॉमिक मास से कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर मॉलिक्यूलर मास आ गया तो एक मॉलिक्यूल का मास आप एमयू में, ग्राम में और केजी में कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपने एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर लिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर गिवन मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हो, जो हमने एटम के केस में किया था। तो फिर से आप यहाँ पे एक होमवर्क लिखो। ठीक है, पहला ये करो कि कैलकुलेट मास ऑफ फॉलोइंग इन एमयू, एमयू में भी बताना है, ग्राम में भी बताना है और केजी में भी बताना है। ठीक है, तो लिख लो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेकेंड लिखो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, ऐसे अपने से बना के तुम लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फॉलोइंग। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फॉलोइंग, जैसे आपसे कह दिया कि 100 AMU हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे। दूसरा आपसे कह दिया 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे। तीसरा आपसे कह दिया 98 kg सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो। ठीक है, निकाल के रखना। ठीक, ये हो गया। और इतना करने के बाद, ये सारा क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या करना है, दो क्वेश्चन आप करने हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। एक क्वेश्चन ये करेंगे बेटा। और दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये दोनों आपको करने हैं। ठीक है, इन दोनों के मैं आंसर भी आपको बता दूं। पहले का आंसर आएगा 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स। आप करना, देखना। और इसके केस में आंसर आएगा 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, 22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
तो यहाँ तक काम करना, और ये मैंने आपको एक बेसिस बता दिया जो हमारा चैप्टर का नाम है मोल। तो यहाँ तक आप करके रखना, फिर अगले टर्म पे हम लोग मोल से शुरू करेंगे इसी चीज़ को। थैंक यू।